हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसका स्टेटमेंट ये है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और ये पर्टर्बेशन थ्योरी के रिलेटेड है। नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी की प्रॉब्लम है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सबको भी कोई रिक्वेस्ट हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आ रही या कर नहीं पा रही या ऐसा कुछ, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली डू दैट और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो आपने बताई है उसमें वो वीडियो कर सकूं। तो क्योंकि और भी मसरूफियात होती हैं ज़िंदगी में, तो उनकी वजह से कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं कि नहीं कर पाती, कुछ प्रॉब्लम्स टाइम पे या कुछ वीडियोस नहीं कर पाती। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम पे करूं। बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैं रिक्वेस्ट की बेस पे कर रही होती हूँ, कुछ अपनी तौर पे भी करती हूँ, लेकिन अभी ज़्यादातर रिसेंटली ऐसा ही हो रहा है कि मैं रिक्वेस्ट पे कर रही होती हूँ। और यस, कभी कभी अगर कुछ ना कर पाऊँ तो कोऑपरेट कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी एक ख़ास कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स को या जिनको ये पोटेंशियली फ़ायदा दे सकता है, टीचर्स को या ऐसा कुछ, आप उनसे शेयर करें और उनको फ़ायदा देगा ये मैं अब कह सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स और कमेंट्स आते हैं कि उनको मेरा मेथड अच्छा लगता है पढ़ाने का या ऐसी चीज़ें, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। और आपकी रिक्वेस्ट में सुनती हूँ तो आप मेरी भी सुने और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ द स्टेटमेंट सेज द इंटरैक्शन ऑफ एच प्राइम, जिसको हम पर्टर्बेशन कहते हैं। साइन आप इसको जिससे भी रिप्रेजेंट करें, इसकी स्टेटमेंट से शो हो जाएगा कि ये एक पर्टर्बेशन है। ठीक है, पर्टर्बेशन का हैमिल्टोनियन है। तो द इंटरैक्शन ऑफ दिस हैमिल्टोनियन इज़ एडेड टू द हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैमिल्टोनियन के साथ ये हैमिल्टोनियन इंटरैक्ट कर रहा है, जिसको हम बाय डेफिनेशन पर्टर्बेशन कहते हैं। सो दिस इज़ पर्टर्बेशन विच इज़ गिवन, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं दैट पर्टर्बेशन इज़ गिवन बाय दिस थिंग। ओके, और अपनी आसानी के लिए अभी हम लेट कर लेते हैं कि ए लेट से इक्वल टू है ए लिख दें या बी लिख देते हैं। बी इज इक्वल्स टू है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये बार बार लिखेंगे, इनका स्क्वायर लेते जाएंगे, लास्ट में एंड में जो रिजल्ट आएगा ना उसमें इसको जस्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो एच प्राइम क्या बन जाएगा, इट विल बिकम बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे, तो इसको हम लेके चलेंगे। ये तो ये लेटिंग कर लिया, बाद में पुट कर लेंगे। तो अगर आप इस चीज़ का सोल्यूशन भी ओरिजिनली लेने आए हैं तो यहाँ से इस वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा और इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें आप उन्होंने क्या कहा है कि आप पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज़ करें टू फाइंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एनर्जी करेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और करते हैं आप। ओके, सो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन लिखा है, जिसको मैंने लेट कर लिया है बी का एक वेक्टर ले आए हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बार बार क्या लिखें आगे, तो कैलकुलेशंस में आसानी लाने के लिए हमने इसको बी लेट कर लिया, बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे। नाउ वी नो दैट द सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज़ गिवन बाय, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज़ ई एन, सबस्क्रिप्ट में एन होता है, जो कि बताता है कि कौन से स्टेट है, आया ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी करेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, सेकंड के लिए कर रहे हैं, थर्ड के लिए कर रहे हैं, तो एन की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपको उस स्टेट की एनर्जी करेक्शन मिलती जाएगी। तो ये जनरल यहाँ पे रहेगा, इसमें आपको कुछ पुट नहीं करना। तो ये समेशन रन करता है विद m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, सच दैट कि m की वैल्यू कभी कि n के इक्वल नहीं होगी समेशन में। और ये स्ट्रेट ब्रैकेट, यहाँ पे mth स्टेट, यहाँ पे हम एक स्केलर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। आई होप आप इसकी डेरिवेशन वगैरह कर चुके हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का। ठीक है, अगर इसकी डेरिवेशन आपको चाहिए तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं, नीचे चले जाएं, ठीक है, बॉटम में चले जाएं, वहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी के रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, इनकी डेरिवेशंस हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, और काफ़ी टफ वाली भी हैं और इसी तरह की भी हैं, क्यूब में हैं, क्वाड्रिक हैं और एक्सेट्रा। तो ये जो पर्टर्बेशन है ना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, इसको क्वाड्रेटिक पर्टर्बेशन भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स आपको सिर्फ वर्ड बताया जाता है कि जी क्वाड्रेटिक पर्टर्बेशन है, तो आप उसे लेट कर लेते हैं कि बी एक्स स्क्वायर है, बी कोई कांस्टेंट होगा जो डिपेंड करेगा क्या है ओरिजिनली। ठीक है, तो इसी तरह क्यूबिक पर्टर्बेशन होती है जो बी एक्स क्यूब होती है।
ठीक है। इसी तरह क्वार्टर से आता है, क्वार्ट्रिक पर्टर्बेशन हो सकती है और एक्सेट्रा बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स का कौन सा पावर है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब इसमें एच प्राइम क्या है, पर्टर्बेशन है, जो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और यहाँ पे ये m, यहाँ पे हम लिख देंगे b एक्स स्क्वेयर, x यहाँ पे ऑपरेटर की तरह मैंने लिख रही हूँ। सो यहाँ तक हमने ये चीज़ लिख ली है, और इसकी डिनोमिनेटर में EN(0) माइनस EM(0), तो ये जो पावर होल स्क्वेयर है ये सिर्फ इस टर्म का स्क्वेयर है, इसका नहीं है, ठीक है, नीचे वाले का नहीं है। ओके से तो इसमें आप क्या करते हैं कि ये जो B है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ऑपरेटर इस पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो जैसे जो चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेशन हो गई, डिफरेंशिएशन हो गई, उन सब वो भी ऑपरेटर्स हैं ना, तो कांस्टेंट्स पे ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता, तो कांस्टेंट्स उन सारी चीज़ों से बाहर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से B में बाहर लेने वाली हूँ, तो B जो है उसका होल स्क्वायर भी है ना, तो B स्क्वायर बाहर आएगा। ओके, B इस स्क्वायर के अंदर है तो B का स्क्वायर बन के बाहर आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, और ये चीज़ ऐसे लिख दी है। ओके, तो ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ना हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये आप किसी भी तरह की पर्टर्बेशन गिवन हो ना, तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए बहुत इजीली एनर्जी करेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्यूबिक पर्टर्बेशन का भी मैंने केस सॉल्व करवाया हुआ है, पावर 4 है अगर, तो उसका भी मैंने केस सॉल्व करवाया हुआ है, जैसे डबल क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 4 पावर होती है। तो ये केसेस भी मैंने करवाए हुए हैं, तो उनमें आप देखेंगे इन सब में मेथड सेम है, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑब्वियसली टर्म्स के आंसर्स तो डिफरेंट ही होंगे क्योंकि केसेस डिफरेंट हैं, लेकिन मेथड सेम है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि समटाइम्स मैं आपके लिए इतनी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रही या ऐसा केस हो रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि आपको हेल्प मिले, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ मैं पुटिंग कर रही हूँ आप अपने वाली पुटिंग करते जाएं और मेथड को फॉलो करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंसान को हर तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स हों या मैं अपनी ही बात करूं, तो मुझे सेल्फ़ डिपेंडेंट होना पसंद है कि दूसरों पे मैं डिपेंड कम से कम करूं। तो या फिर ये इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो आप चीज़ें करने जा रहे हो हमेशा आप बैकअप प्लान रखा करें कि अगर ये चीज़ आपको यहाँ से ना मिले तो आप कहाँ से लोगे, ठीक है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रखना सिचुएशन के लिए ये आपको नुकसान में डाल सकता है कि मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए, लेकिन जस्ट इन अ केस व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे, तो आप मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वीडियोस जो मैंने प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए की होती हैं, तो वो आपने मेथड समझना होता है, वो मेथड से आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आप देखेंगे, आप क्यूबिक वाली प्रॉब्लम मैंने करवाई हुई है, वो आप देखेंगे सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। सो कुछ टर्म्स लंबी हो जाती हैं, ऐसा वैसा, तो परेशानी तो हो जाती है, कितनी टर्म से डील करना पड़ेगा, लेकिन दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। और परेशान नहीं होना आपने, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यस, ये इक्वेशन 2 का मैं इसको नाम देने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं जो फाइंड आउट करने जा रही हूँ वो ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना, ये हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अगर ये चीज़ आ जाए। तो सबसे पहले ये जो टर्म है ना, मैं इससे फाइंड आउट करना चाहती हूँ, इसमें ये जो कैट, ये जो ऑपरेटर है दैट इज़ अप्लाइड ऑन दैट कैट, ठीक है। तो ये मैं पहले फाइंड आउट करती हूँ, बाद में ये ब्रा वेक्टर उसके साथ अप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो विल फाइंड आउट एक्स स्क्वेयर एन फर्स्ट, ठीक है। इसको पहले कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन 2 जैसी फॉर्म फिर ले आएंगे। ओके, तो मतलब इसमें पुटिंग कर देंगे सिंपली, आप ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं। नाउ जो एक्स ऑपरेटर हैं या मोमेंटम ऑपरेटर हैं, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होते हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैडर ऑपरेटर, ठीक है, जिनमें से एक रेजिंग ऑपरेटर होता है और एक लोअरिंग ऑपरेटर होता है। तो इन दोनों की टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये सारी एक्सप्रेशन ऐसे की जाती है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है आसान हो जाए। तो लैडर ऑपरेटर का इस्तेमाल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को, मैथमेटिक्स को बहुत ईजी कर देता है। तो यहाँ पे भी मैं लैडर ऑपरेटर यूज़ करूँगी। नाउ वी नो दैट लैडर ऑपरेटर का यूज़ सिचुएशन को बहुत ही आसान कर देता है। तो
इसके अलावा अगर आप इसको करेंगे ना तो वो बहुत टफ है, बहुत टफ। तो यस, तो x जो है इसको हम लेट करेंगे, लेट जो x हैट है दैट इज इक्वल्स टू एज कट डिवाइड बाई 2m ओमेगा इंटू a प्लस ए के ऊपर ये जो प्लस का साइन है ये इसके सुपरस्क्रिप्ट में है, ठीक है, और ये इसकी नोटेशन है, ठीक है, ऐसे। ओके, ये दोनों लेडर ऑपरेटर्स हैं। अब हमेशा ये लेटिंग होगी, ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये है, दूसरी प्रॉब्लम के लिए आप डिफरेंट लेटिंग करेंगे, नहीं। एक्स की लेटिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इन टर्म्स ऑफ लेडर ऑपरेटर यही होती है। ओके, तो यही होगी, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, ये होता है रेजिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर जब किसी कट पे अप्लाई होता है तो वो कट की आइगन वैल्यू को डिक्रीज़ कर देता है, लोअर कर देता है बाय 1 यूनिट। और जो रेजिंग ऑपरेटर है ये जब किसी कट पे अप्लाई होता है किसी स्टेट पे तो वो स्टेट की आइगन वैल्यू को रेज कर देता है बाय 1 यूनिट। तो ये बाय डेफिनेशन इनकी वो है, डेफिनेशन है, और इनका वर्किंग है कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वेयर चाहिए, क्योंकि हमने ये ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे तो एज कट बाय 2m ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के साथ स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये ए प्लस इंटू इसका इसका स्क्वेयर का क्या मतलब होता है, चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई 2 बार हो रही हैं, तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया। या सिंपली आप इसका पहले स्क्वेयर लिखें और दोबारा इनको ऐसे तोड़ के लिखें, क्योंकि फिर हमें इनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। तो स्क्वेयर की जगह मैंने इन्हें 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा दी। अब क्या करते हैं, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए लिखते हैं और ए पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर ए प्लस जो है ये मल्टीप्लाई होगा ए प्लस से, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है सिंस दे आर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि ए इंटू ए प्लस इज़ नॉट इक्वल्स टू ए प्लस ए, ठीक है। ये इन ऑपरेटर्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई करे। बहुत चंद एक ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें सेटिस्फाई करता है जो कम्यूट करते होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता इनमें। तो है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस, इनको ऐसे ही लिखते हैं और इनको फिर अप्लाई करेंगे, ए प्लस इंटू ए, पहले ए प्लस फिर ए प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये कैट के साथ इसको अप्लाई करना है, तो कैट को मल्टीप्लाई करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। आप लिखें मल्टीप्लाइंग एन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ऑपरेटर या फिर आप कह सकते हैं कि लेट्स अप्लाई एक्स स्क्वेयर ऑन दैट कैट, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये स्टेप बचाने के लिए मैंने यहीं पे डायरेक्टली इसको लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, घंटे घंटे की वीडियो बन जाती है, तो वो मैं बहुत डिटेल में करवा रही होती हूँ आपको, तो इस वजह से। तो डायरेक्ट अगर है तो वो आपको बहुत सारे सोल्यूशन मैनुअल्स में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जिनको जितनी डेप्थ में चीज़ें चाहिए उन्हें एक वीडियो में ही मिल जाए। तो आप चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये आप सबकी प्रेफरेंस पे है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सारा करवा दूँ। तो यस, अब एज कट बाय 2m ओमेगा है। अब ये कैट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, लिखते हैं। फिर कैट ऐसा ही है जैसे वेव फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन नोटेशन ऐसे हमने कर दी। हमारी आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिचुएशंस हैं जिनको एक सिंपल सी लेटिंग के साथ अगर हम करें तो वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाली लेटिंग बहुत सिंपल सी है, ओके, इससे ये वाला सारा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें ये इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इतना टफ बन जाता है, इतना टफ बन जाता है, ये करो जी, वो करो जी, वो करो। तो ये बहुत सिचुएशन को आसान कर देता है। एट फर्स्ट जब आप इससे इंट्रोड्यूस होते हो तो आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है कि ये क्या आ गए, ऑपरेटर आ गए, ये कैट्स आ गए, ये क्या हो रहा है। लेकिन आप एक तरह से जब इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसे करना शुरू किया, मैंने कहा क्या है ये, तो जब आहिस्ता आहिस्ता इसको समझा
और अप्लाई करना सीखा और ये किया तो ये बहुत इजी लगे और मेरी कोशिश होती है इन्हीं से हो जाए सब कुछ। तो ये बहुत इजी टूल्स हैं आपके लिए। तो एज कट बाय 2m ओमेगा एज इट इज़। अब हमने ये चीज़ें सॉल्व करनी हैं, ये वाली सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो ये मैं यहाँ पे ही रोकती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देती हूँ। अब ये सिचुएशन सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी फाइंड आउट करते हैं, इसकी फाइंड आउट करते हैं, इसकी भी फाइंड आउट करते हैं, फिर उन्होंने पुट कर देंगे इत्थे। ओके, तो नाउ मैं कुछ जनरल रिलेशंस को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देती हूँ और उन जनरल रिलेशंस के बेस पे हम ये सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे कि जब एक लोअरिंग ऑपरेटर किसी m कैट पे, अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m इक्वल्स टू n पुट करेंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और m इज इक्वल्स टू n-1 है अगर वो n-1 कैट पे अप्लाई हो रहा है। तो इन जनरल मैंने m नाम दे दिया, अब वो m कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो जब एक a लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई होता है कैट पे, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला लोअरिंग ऑपरेटर है, ये नहीं है कि सबके लिए ट्रू होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो दैट इक्वल्स अंडर रूट ऑफ m, ठीक है, ये एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाता है m-1, ठीक है, लोअरिंग ऑपरेटर कि इसने ये होते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जो आइगन वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो ये आइगन वैल्यू बाय 1 यूनिट आपने डिक्रीज़ कर दी कैट में। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कांस्टेंट मल्टीपल है ये भी उसमें हो, तो वैसा ही हो। इसमें ये कांस्टेंट मल्टीपल एक बस कांस्टेंट क्वांटिटी है जो उसको नॉर्मलाइज करती है और ये सिचुएशन को बैलेंस आउट करती है। तो मेन इफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैट में 1 यूनिट डिक्रीमेंट हो गया। तो नेक्स्ट ऑन के जब एक रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई होता है m कैट पे क्या होगा, फिर यहाँ पे रेज हो जाएगी उसकी आइगन स्टेट बाय 1 यूनिट, m से m+1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में m की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और सारी वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, बट दीज आर प्रॉपर कैट्स। ओके, सो सबसे पहले a डॉट a इंटू n, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बारी बारी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। पहले a, ये वाला जो पहले आ रहा है ना इसके करीब जो है उसको पहले इस पर अप्लाई करते हैं। a एज इट इज़ ये वाला रहेगा, डॉट अब a अप्लाई हो रहा है n पे, n कैट पे, तो a है ना, तो यहाँ पे m की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह m की जगह यहाँ n पुट करते जाएँ, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट m की जगह n पुट करें, n आ जाएगा और ये कैट आ जाएगा n-1, ठीक हो गया। अब ये अंडर रूट n इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर सिर्फ इस कैट पे अप्लाई होता है, तो अंडर रूट n बाहर आ गया, a अप्लाई होगा n-1 कैट पे, ठीक है। ये अगेन लोअरिंग ऑपरेटर है ना, तो यही वाली हम यूज़ करेंगे। अब m की वैल्यू क्या है, n-1, ठीक है, तो जहाँ जहाँ m है उसकी जगह n-1 पुट करें तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये मैं रफ वर्क में कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ये ठहर में इसको यहाँ पे ये लिखती हूँ ना, आपने कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि आप कोई गलत ही ना कर दें, डायरेक्ट ऐसे फने हाँ नहीं बनना आपने, ये प्रॉपर डिटेल में करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अब n-1 की वैल्यू निकाली है, तो जहाँ जो m है उसकी जगह n-1 आप पुट करते जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो m की जगह n-1 इधर, और यहाँ पे भी m की जगह n-1 और -1 पहले इससे था ये वाला, ठीक है, m की जगह n-1 पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट n-1 एंड और कैट में आ गया n-2। तो ये इसकी वैल्यू है जो कि ये यहाँ पे मैं पुट करने जा रही हूँ। अंडर रूट 1 पहले वाले का पहले था, इसकी वैल्यू निकाली है जो कि इसकी इक्वल है, मैं पुट कर रही हूँ इधर, तो ये n-1 इंटू n-2 ये आ गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ओके, सबकी फाइंड आउट करते जाएंगे और लास्ट में पुट कर देंगे। यहाँ लकीली 4 टर्म्स है सिर्फ, वो जो क्यूबिक वाली थी उसमें पता नहीं इतनी सारी टर्म्स, तोबा मैंने सारी फाइंड आउट की। 1 घंटे की वो वीडियो बनी, बोल के मुँह थक जाता है लेकिन मज़ा भी आता है। चलें, ए प्लस अब अप्लाई हो रहा है n पे, कैट पे, तो ये वाला आप यूज़ करेंगे हम। तो इसमें m की जगह n पुट करते जाएँ तो वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे n पुट करते जाएँ, तो ये n+1, m की जगह n+, और ये कैट आ गया n+1, ठीक है। अब अंडर रूट n+1 बाहर आ जाएगा। अब ये लोअरिंग ऑपरेटर n+1 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, ये कैट्स पे अप्लाई होगा, ओके, ऑपरेटर, दैट इज़ वाई ये बाहर आ गया। अब ये इस पे अप्लाई होगा, a अप्लाई होगा n+1 कैट पे, यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है हमने क्योंकि ऑपरेटर a वाला है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, n+1। कंपैरिजन से आप देखेंगे कि a
m की जगह क्या इधर आ गया है n+1, तो यहाँ पे m की जगह n+1 पुट करते जाए। तो इतने पुट करने आ तो n+1 m की जगह यहाँ पे n+1 -1 पहले से ये वाला मौजूद था, -1 +1 कैंसिल तो आ गया √n+1 और ये कैट में n बच गया। तो √n+1 और कैट में क्या है n, तो n+1 का होल स्क्वायर बनता है, तो अंडर रूट के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 सिंपली आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन बी का नाम दे देते। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको और फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसको। सो हम इन टू की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट टू थे, अब इन दो की फाइंड आउट करते हैं और फिर इसको पुट करेंगे। सो अभी हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे वो जनरल जो रिलेशन था मैं दोबारा लिख देती हूँ। और तो यहाँ पे सबसे पहले ए अप्लाई होगा एन कैट पे। ठीक है, तो जिसका सिंपल आपके पास यही आ जाएगा। ठीक हो गया। √n इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, a प्लस अप्लाई हो जाएगा n-1 पे। ठीक है, और इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। a प्लस अप्लाई हो रहा है n-1 पे, तो m की जगह n-1 आप पुट करते जाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। m की जगह n-1 और +1 पहले से मौजूद था और यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी। और ये हमारे पास √n बच गया और यहाँ पे कैट में भी n बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो √n पहले से था, इसका भी √n और n कैट आ गया, तो यहाँ पे √n का होल स्क्वायर बनेगा। अंडर रूट से जो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n और कैट n आ जाएगा। इसकी वैल्यू इसको c का नाम दे देते हैं। और लास्ट जो है वो a प्लस अप्लाइड ऑन n कैट ये है। ठीक है, तो अब ये हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस जब n कैट पे अप्लाई होता है तो सिंपली n+1 और ये कैट में n+1 आ जाएगा। ठीक है, और √n+1 बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर्स कैट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम नोटेशन की फॉर्म में देख रहे हैं तो नोटेशंस के हिसाब से आप चलेंगे। तो a प्लस अप्लाई होगा इस कैट पे। ओके, तो ये अप्लाई जब इस पे होगा तो ये उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था आपने करना है। तो आपके पास √n+2 और कैट में n+2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। इसे डी का नाम दे देते हैं। तो ABCD 4 टर्म्स थी जिसका हमने रिज़ल्ट देख लिया कि क्या आता है। हमको इनको जस्ट हमने आप पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ। ओके, और बाहर हमने कॉमन लिया था h/2m ओमेगा। ओके, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ना आपने बहुत ही ध्यान से करने हैं क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ √n इंटू √n-1 n, और इसका कैट भी n था यहाँ से, और ये लास्ट टर्म है ये वाली। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने सिचुएशन कर ली है। कैट्स ये हैं। ओके, और अब हमें अगर आप सिचुएशन देखें जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते थे वो क्या थी, वो ये सिचुएशन थी जिसमें से ये वाला पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे कि ये पार्ट फाइंड आउट कर लिया ना, इनमें अब जो है ना इस इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देते हैं। ओके, या फिर आपकी आसानी के लिए ये हो जाएगा कि ये जो ब्रा वेक्टर है ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टूवर्ड ऑन द लेफ़्ट साइड ऐसे। ठीक है, ये ब्रा होता है, ये चीज़ ब्रा वेक्टर होती है। कैट क्या होता है कि आप पहले ये लिखते हो और ये राइट साइड पे अपीयर होता है। ओके, तो ये ब्रा वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ये बाहर ऐसे अपीयर होगा, तो अब इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। h/2m ओमेगा कॉमन ही रहने देते हैं, और √n कॉन्स्टेंट्स के साथ ब्रा लिखने का फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ से लिखेंगे m ब्रा आएगा और ये n-2।
ओके, आपने ये स्टेप यहाँ पे लिखना है कि मल्टीप्लाइंग द ब्रा वेक्टर दिस ऑन द लेफ़्ट साइड, और फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले जो मैंने चीज़ लिखी थी ना, उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर आप ये चीज़ लिखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रा वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो या क्योंकि वो जो टर्म है ना वो काफ़ी लंबी है, उन पे स्क्वायर ये वो, तो आप पहले से इसको अलग से फाइंड आउट कर लें, वहाँ पे जस्ट पुट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो ये उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक हो गया। ये चीज़ हमने, ये जो अंदर वाली चीज़ थी ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा en(2) इक्वल्स बी स्क्वायर समेशन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, ओके, और इसका होल स्क्वायर आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय en(0) माइनस em(0), ओके। तो स्क्वायर लिखा और स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, ये सारी टर्म आएगी, क्योंकि ये था ना स्क्वायर के अंदर, ये सारी टर्म पुट कर देंगे। तो एज कर बाय 2m ओमेगा, इसका भी होल स्क्वायर है ये, और अंदर ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, ये सारी टर्म आ जाएंगी, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप ही लिख लें। मतलब आपको पता है मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ओके। तो ये n+1 इंटू अंडर रूट n+2 और ये mn+2, ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2 थी ना, सो दिस इज़ इक्वेशन 2, इसमें हमने ये पुट किया है ना, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, ये सारी चीज़ लिखी है, तो आप ये लिख लेना, क्योंकि ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं था कि मैं इसको इतना वो करती, मतलब ये यहाँ पे इसको लिखना है ना, इसलिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एज केट बाई 2m ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी और इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ ही इसको बाहर ले लेंगे कांस्टेंट्स को, और फिर नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ कि क्या करना है। सो en(2) इक्वल्स बी स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको बाहर ले रहे हैं तो स्क्वायर अप्लाई होने के बाद ये आएगा। तो एज का स्क्वायर ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे समेशन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। तो ये टर्म मैंने यहाँ पे दोबारा लिख ली है, क्योंकि वो बहुत लेंथी टर्म थी, तो इसलिए मैंने ये कोई लंबा सा पेज ढूंढा है जिसमें अब ये मैंने लिख दी है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए। तो ये हम देख सकते हैं, ये स्क्वायर बार लिया था, तो ये ऐसे ही है, ये समेशन है जो कि इस सारे पे रन करेगा, क्योंकि सब पे m आ रहा है और इसका होल स्क्वायर है डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। तो जब समेशन किसी चीज़ पे होता है ना, जैसे ये हो गया, तो a+m का होल स्क्वायर ऐसी टर्म होगी, तो ये समेशन का क्या मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि पहले m की एक वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स से पहले m की वैल्यू हमने m1 पुट की, उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लिखेंगे, समेशन की ये सारी टर्म्स आपस में प्लस होती जाएंगी, तो a+m2 की एक m2 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और इसी तरह 3 वाली पुट कर दी, और सो ऑन, ऐसे इस चीज़ को रिपीट करते जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m पुट करते करते, ठीक है। वो चीज़ें सम अप होती जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे ये छोटी सी टर्म थी ना, ठीक है, जिससे आप दोबारा से दोबारा लिखते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये पूरा इतना बड़ी टर्म है जिसमें m की आप बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। पहले m1 पुट करेंगे सब पे, सारे पे वो क्वांटिटी आएगी, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर m2 पुट करेंगे, वो सारी क्वांटिटी आएगी, फिर प्लस का साइन करते करते सो ऑन। ये इमेजिन करने के लिए कह रही हूँ, करेंगे नहीं ऐसे, ये कुछ रूल्स और आइडेंटिटीज़ कंडीशंस लगाते हुए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m की वैल्यूज़ जब आप रन करते जाएंगे तो यहाँ पे हैं कुछ स्केलर प्रोडक्ट्स हर टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हैं 4 स्केलर प्रोडक्ट्स, और ये स्केलर प्रोडक्ट्स क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में, और ये स्केलर प्रोडक्ट्स की आपके पास ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होगी कि ये स्केलर प्रोडक्ट एक दूसरे के जब इक्वल होंगे, ये ब्रा एंटिटीज़ जब इक्वल होंगी कट एंटिटीज़ के, तभी ये स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। अदरवाइज़ अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो ये आपके पास हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो जब आप m के डिफरेंट इस डॉट को अवॉइड कीजिएगा, ये मैंने पेपर कहीं से ढूंढा है, तो है, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट जब हम m की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो जिस पॉइंट पे m की वैल्यू n-2 के इक्वल होगी, ठीक है, तो ये वाली एंटिटी जो है
ये नॉन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एम एन माइनस टू के इक्वल होगा। आप यहाँ पे उसे पुट करेंगे, ये स्केलर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी बनी। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एन माइनस टू आएगा और इधर आएगा एन। एम की वैल्यू एक क्वांटिटी में, एक टर्म में, तो आप सब में सेम ही पुट करेंगे ना, जैसे ये हमने किया था। तो यहाँ पे n माइनस टू जब आप पुट करेंगे, यहाँ पे n है, सेम नहीं होगा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा, और इसी एतबार से ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एट अ टाइम एक ही क्वांटिटी एक गिवन वैल्यू ऑफ m पे नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। और वो तभी होगी जब वो आया इसके इक्वल होगी, या वो m n के इक्वल होगा, या m n प्लस टू के इक्वल होगा। 3 सिचुएशंस में ये जो टर्म्स है ना, 3 वैल्यूज़ ऑफ n पे ये नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। इसके अलावा अगर m की कोई भी वैल्यू है ना, तो ये सारी की सारी ज़ीरो होंगी। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लें n+3 ले लेते हैं, इनके अलावा क्या है n+3। m यहाँ पे n+3 लिखेंगे, ये दोनों सेम नहीं है, तो ज़ीरो ये वाला स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे n+3, यहाँ पे n है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी n+3, यहाँ पे n है, स्केलर प्रोडक्ट अगेन ज़ीरो। यहाँ पे भी n+3, n+2, स्केलर प्रोडक्ट अगेन ज़ीरो। तो m की इन 3 वैल्यूज़ के अलावा अगर आप कोई वैल्यू आप m देखेंगे, समेशन जब आप रन करेंगे वो सारी ज़ीरो ही होंगी, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने लिखना है बाय ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ओनली m इज इक्वल्स टू n माइनस टू, m इज इक्वल्स टू n एंड m इज इक्वल्स टू n प्लस टू will make this नॉन ज़ीरो समेशन टर्म्स नॉन ज़ीरो, समेशन मेक दिस समेशन टर्म नॉन ज़ीरो, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब m इज इक्वल टू n वाली पे पहले आप इस चीज़ को लिखें, पहले मैं आप चीज़ को आपको ये क्लियर कर दूं। ये समेशन में आपको आप देख सकते हैं कि m कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो m इक्वल टू n वाली सिचुएशन को आप यहाँ से फिर क्या कर देंगे, रब कर देंगे, क्योंकि ये सिचुएशन इस समेशन में है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि m कभी भी n के इक्वल नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो ये वाला तो ज़ीरो ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, इससे मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होकर उसको ज़ीरो कर देगा, इसको भी ज़ीरो कर देगा, तो ये दो टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो m माइनस इक्वल्स टू n है, उसकी जगह आप सिर्फ ये और ये लिखेंगे, ये दो वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हम समेशन को ओपन करते हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, m की जगह n माइनस टू सारे पे पुट करेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर n इज इक्वल टू n प्लस टू पुट करेंगे सारे पे। तो ये समेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा, जिसको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। पहले m की जगह क्या पुट करेंगे, n प्लस टू, सॉरी n माइनस टू, पहला वाला ये पुट करते हैं, n माइनस टू पुट करते हैं। तो इस सारी वैल्यूज़ पे, और ये वाली टर्म में जब आप पुट करेंगे, अच्छा मैं पुट कर देती हूँ, n माइनस टू पुट करेंगे, क्या कर देती हूँ मैं भी, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर भी है, आप देखें, ओके, ऊपर वाले टर्म का होल स्क्वायर है, तो एक दफ़ा ये क्वांटिटी लिख रहे हैं तो स्क्वायर भी साथ ही लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एम, एम की जगह n माइनस टू ऑफ ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये एक बड़ी ब्रैकेट लिख देते हैं, अब फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब दूसरी टर्म लिखेंगे जिसमें क्या होगा, m की वैल्यू n प्लस टू लेंगे। अब सारों में पुट करते जाते हैं, इसका होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे एट दी एंड, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये सारी वाली इस दोनों के साथ आएंगी, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये वाला स्केलर प्रोडक्ट ये अगेन ज़ीरो होगा, कि दोनों आपस में तो इक्वल नहीं है। इसमें भी ये वाला ज़ीरो होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, ये वाले सिर्फ नॉन ज़ीरो होंगे। तो अंडर रूट एन माइनस वन बच गया, ये इसकी जगह वन आ जाएगा, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका होल स्क्वायर ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एन माइनस टू ऑफ ज़ीरो आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। यहाँ पे अंडर रूट एन प्लस वन, अंडर रूट एन प्लस टू, और इसका होल स्क्वायर बच जाएगा, ये होता है वन, ठीक है, इसलिए वो लिखा नहीं। और ये ई एन ऑफ ज़ीरो माइनस ई एन प्लस टू ऑफ ज़ीरो, ऑलमोस्ट सोल्यूशन हमारा हो गया, ठीक है। तो अब इनके स्क्वायर्स ले लेते हैं,
तो अंडर रूट एन का स्क्वायर क्या होगा, एन, अंडर रूट एन माइनस वन का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और इनका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंपली आ जाएगा। ठीक हो गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देती हूँ। जो भी नंबर हम पहुँचे हैं आपको पता होगा। तो अब इन डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड वर्क में मैं इसको फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो इन जनरल जो एनर्जी है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ज़ीरोथ ऑर्डर एनर्जी होती है, ये ज़ीरो जो ऊपर है ये ऑर्डर ऑफ सोल्यूशन बताता है। तो ज़ीरोथ ऑर्डर सोल्यूशन फॉर सम क्वांटम नंबर जैसे m इक्वल होती है m+1/2 इंटू एच कट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करके m की जो भी वैल्यू लिख रही है आप वो लिखते जाएँ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो ई एन m की जगह n+1/2 एच कट ओमेगा ही होगी, सिंपल वो तो हमें पता है। n-2 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे m की जगह n-2 पुट करें, ठीक है। और ये -2 + 1/2 आप करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है -3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। और En+2 इक्वल्स टू n+2 + 1/2 एच कट ओमेगा होगा, ठीक है। m की जगह n+2 पुट कर देंगे, ये आता है n+5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। और En क्या है, वो सिंपली है n+1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर्स में टर्म्स है ना ये भी अलग से फाइंड आउट करके ना यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। तो En(0 माइनस En-2 करते हैं और 0, En(0) क्या है n+1/2 इंटू एच कट ओमेगा है, माइनस En(-2) आ जाएगा जो कि है ये n-3/2 एच कट ओमेगा। एच कट ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो आ गया n+1/2, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -n+3/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाला ये कैंसिल हो गया, एच कट ओमेगा, और ये 1/2 + 3/2 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, ये 2 एच कट ओमेगा आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एच कट ओमेगा, ओके। ये सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैं इसको करती हूँ यहाँ पे En(0 माइनस En+2 of 0 n+1/2 एच कट ओमेगा माइनस n+5/2 एच कट ओमेगा। एच कट ओमेगा बाहर कॉमन ले लेंगे और -n-5/2, तो ये +n -n कैंसिल हो जाएगा और एच कट ओमेगा 1/2 -5/2 करेंगे तो ये -4/2 बनेगा जो कि है -2 आता है, फिर -2 एच कट ओमेगा इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे -2 एच कट ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये खत्म। यहाँ पे 2 एच कट ओमेगा बाहर डिवीजन में कॉमन ले लेते हैं तो 4 2 8 हो जाएगा, एच कट ओमेगा डॉट m² ओमेगा स्क्वायर पहले से था तो ये n इंटू n-1 है, माइनस इंटू n+1 इंटू n+2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 एच कट ओमेगा m², ये ओमेगा का क्यूब बन जाएगा तो n² माइनस n को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस साइन, फिर अब n+1 को मल्टीप्लाई करते हैं n+2 से तो n² + n + 2n + 2 आ जाएगा। तो ये b² एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 एच कट ओमेगा क्यूब m², और ये माइनस साइन अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -n² + n² कैंसिल, तो ये आ जाएगा -n -2n इट्स -4n -2, ठीक है। तो इसको लिखते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू b² एच कट स्क्वेयर ओवर 8 एच कट ओमेगा क्यूब m², यहाँ पे बचा था -4n -2, ठीक है। -2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी एच कट भी कैंसिल हो रहा है वो भी अभी कैंसिल करते हैं, ठीक है। और 2 अगेन कॉमन ले लेते हैं, एक और 2 कॉमन ले लेते हैं
तो ये एक और 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा ना, तो इसलिए तो n प्लस 1/2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन लेना मतलब अंदर डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा n प्लस 1/2। ठीक है, और ये 4 1 4 4 2 एक एज कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी स्क्वेयर एज कट बाय 2 ओमेगा क्यूब m स्क्वेयर n प्लस 1/2 यहाँ पे बच गया, क्योंकि मैं एक तरह की फॉर्म लाना चाह रही थी, क्योंकि सम बुक्स में इस तरह की फॉर्म ही लिखी जाती है। तो माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पे एज कट है ना, यहाँ पे मैं चाहती हूँ एज कट ओमेगा ऊपर बने, तो एक ओमेगा ऊपर करते हैं और एक नीचे, सच दैट कैंसिल आउट होकर वही टर्म बन जाएगी। तो ये माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज़ एन लिखेंगे n प्लस 1/2 एज कट ओमेगा, यहाँ पे ये वाला इस साइड पे लिख दिया मैंने, उसके राइट साइड पे नीचे आ जाएगा ये ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा 4 बन जाएगा 2 ओमेगा 4 m स्क्वेयर। ठीक है, तो n प्लस 1/2 एज कट ओमेगा इज़ द जीरो ऑर्डर एनर्जी भी। ठीक है, तो वो फॉर्म लाने के लिए आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2 ओमेगा 4 m स्क्वेयर इंटू ई एन ऑफ 0 ई एन ऑफ 2। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ जीरो ऑर्डर एनर्जी भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया है, या ये फॉर्म भी ठीक थी, 2n प्लस 1 लिख दें वो भी ठीक है, या आपकी मर्ज़ी है, मतलब जैसा आप रिजल्ट लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद सच काइंड ऑफ परटर्बेशन, जो हमने स्टार्ट में देखी थी। यहाँ पे b की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ओके, b की वैल्यू हमने क्या लेट की थी स्टार्ट में, मैं देखती हूँ, वॉज 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, b स्क्वेयर है ना, तो b स्क्वेयर क्या हो जाएगा m स्क्वेयर ओमेगा 4/4 पुट कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं, माइनस बी की जगह m स्क्वेयर ओमेगा 4/4 था, यहाँ पे m स्क्वेयर ओमेगा 4 नीचे भी था, ई एन ऑफ 0 ये कैंसिल, बच गया माइनस ई एन ऑफ 0/4। ठीक है, ये b की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एनर्जी करेक्शन आ चुकी है, जिसमें ई एन ऑफ 0 की वैल्यू है n प्लस 1/2 एज कट ओमेगा बाय 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या फिर हाँ बस इतना ही तो यही इसका आंसर था। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, जिनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। एंड स्टे ट्यून्ड।